वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल यूनिटी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एट फर्स्ट टर्म के लिए जो आपका सेकंड पेपर है साइकोलॉजी का। इसके लिए यहाँ पर थर्ड यूनिट को कवर किया जाएगा। थर्ड यूनिट की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो ये रिलेट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर से, जिसमें हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे और लर्नर्स का कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है और इन डेवलपमेंट की थ्योरी से कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट रिलेट करते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं पीवाईक्यूज को, जो कि थर्ड यूनिट से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट से जो है पूछा गया है, जो कि जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। अल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी से रिलेटेड पूछा गया है, सोशल कॉग्निटिव अप्रोच के बारे में। देन स्किनर की थ्योरी से पूछा गया है यहाँ पर, और उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में पूछा गया है। ग्रोथ और डेवलपमेंट बताइए, उसको एग्जाम्पल से डिफाइन करिए। देन मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी से पूछा गया है, इसके स्टेजेस पूछी गई हैं। उसके बाद साइको सोशल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं। तो इस तरह से ये पीवाईक्यूज हो जाते हैं। देन स्टार्ट करेंगे हम यूनिट को। ये स्टार्ट होती है यूनिट हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ लर्नर से। तो यहाँ पर सबसे पहले यही बताया गया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में जब चाइल्ड रहता है, जब एम्ब्रियो रहता है वो, तब से स्टार्ट होता है। यानी कि वॉर्म्स टू टॉम जो है कंडीशन होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था होती है ये। तो भ्रूणा अवस्था में जब रहता है चाइल्ड, जब वो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में रहता है, तभी से ये स्टार्ट होती है, उसकी कब्र तक चलती है, मृत्यु तक ये जो है प्रोसेस चलता रहता है। इसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक तरह से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जो कि फिजिकल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल ग्रोथ से रिलेटेड होता है। इसमें इस तरह से जो है फिजिकली भी बच्चे चेंज होते हैं, उनके बिहेवियर में भी चेंजेस देखे जाते हैं, कॉग्निटिव लेवल पर भी उनमें चेंजेस देखे जाते हैं और इमोशनली भी वो जो है चेंज होते रहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट दो एस्पेक्ट में हो सकता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, जैसा कि आपको पहले बताया गया है। तो यहाँ पर समझेंगे आप ग्रोथ के बारे में। मीनिंग और डेफिनेशन ग्रोथ की देख लेते हैं। ग्रोथ यूजुअली इंडिकेट करता है जो फिजिकल अपेयरेंस में चेंजेस होते हैं, जैसे कि हाइट, वेट या बॉडी के किसी एक लिम्स में, किसी एक पार्ट में जो चेंजेस हुए वो। ग्रोथ इज द चेंज इन द बॉडी विच कैन बी ऑब्जर्व। इसे ग्रोथ के जो चेंजेस हैं उनको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और इनको हम मेजर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड लॉरी, इसकी डेफिनेशन दी गई है ग्रोथ की। ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन द फिजिकल साइज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पर बताया गया है वॉटसन और लॉरी के द्वारा कि ग्रोथ का मतलब हो जाता है किसी भी तरह का फिजिकल अपीयरेंस में या फिजिकल साइज में चेंज हो रहा है, जो ये किसी एक बॉडी पार्ट में भी हो सकता है और होल बॉडी में भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है ये एक तरह से प्रोग्रेसिव चेंजेस होते हैं जो कि रिजल्ट करते हैं एज अ म्यूचुरेशन एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो जब बच्चे में मेच्योरिटी आती है या एक्सपीरियंस आता है, तब उसमें जिस तरह के चेंजेस देखे जाते हैं, चाहे उसके बिहेवियर में हो, कॉग्निशन में हो, उन सारे चेंजेस को डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, ऑर्डरली फॉर्म में होता है और प्रिडिक्टेबल चेंजेस एक तरह से बॉडी में आते हैं। तो ये जो है थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है डेवलपमेंट, क्योंकि ये जो है एक कंटिन्यूसली चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कि होल लाइफ स्पैन में चलती रहती है बच्चे के। देन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रोस की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें इन्होंने बताया है डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विथ ग्रोथ एंड एज वेल एज those changes in the behavior which result from the environmental situations। तो यहाँ पर ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलपमेंट के अंदर में ही आता है। तो यहाँ पर बताया गया कि ग्रोथ जो है एक तरह से डेवलपमेंट से भी डेवलपमेंट जो है एक तरह से ग्रोथ से रिलेट करता है। उसके साथ साथ उनमें वो भी चेंजेस आते हैं जो बच्चे के बिहेवियर में हो रहे हैं या उसके कॉग्निशन में हो रहे हैं। और ये सब चेंजेस आते क्यों हैं बच्चे में? जिस भी इन्वायरमेंटल सिचुएशन में बच्चे को रखा जाता है, जैसे उसके आसपास की सराउंडिंग होती है, वैसे ही बच्चा जो है रिएक्ट करता है, वैसे ही डेवलप होता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट जो होते हैं, वहाँ की फैमिलीज़ में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो हिंदी स्टार्टिंग से बोलना स्टार्ट करते हैं, और जो बच्चे फॉरेन में रहते हैं या किसी ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ पर उनकी मदर टंग ही इंग्लिश है, तो वहाँ पर वो बच्चे जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो इंग्लिश में ही बोलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो फर्स्ट वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होते हैं। ग्रोथ को भी हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं क्योंकि हमारे बाल और नेल्स हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो इस तरह से इसको भी, ग्रोथ को भी हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड पैटर्न होता है कि एक के बाद एक स्टेजेस में ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। तो ग्रोथ के जो एस्पेक्ट हैं वो डिफरेंट रेट्स में डेवलप करते हैं। देन इट अकर्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। यहाँ पर जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के चेंजेस देखे जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्टेड बाय द मैनी फैक्टर्स। ग्रोथ और डेवलपमेंट कई तरह के फैक्टर से अफेक्टेड होता है, चाहे वो इंटेलिजेंस का फैक्टर हो, फिजिकल हेल्थ का फैक्टर हो, सेक्स का फैक्टर हो या न्यूट्रिशन का फैक्टर हो। तो इस तरह से कई सारे फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्ट डालते हैं किसी भी बच्चे के। तो जैसी इंटेलिजेंस लेवल है, तो इंटेलिजेंस लेवल डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स किस लेवल के रहे हैं। फिजिकल हेल्थ जो है बच्चे के जीन्स वाइज ही डेवलप करती है। उसके बाद सेक्स के अकॉर्डिंग ही बच्चा डेवलप होता है। जैसे मेल चाइल्ड है तो वो मेल चाइल्ड के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगता है, उसी तरह से उसका माइंड सेट हो जाता है। अगर फीमेल चाइल्ड है तो वो उस तरह से रिएक्ट करने लगती है। न्यूट्रिशन कैसे जो है न्यूट्रिशनल जो है फूड या आइटम्स उसको प्रोवाइड की जा रहे हैं फैमिली के द्वारा, इन सारी चीज़ों से बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुरेशन एंड लर्निंग। ग्रोथ और डेवलपमेंट एक तरह से प्रोडक्ट हो जाता है बच्चे के म्यूचुरेशन का, उसकी लर्निंग पावर का। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है एक दूसरे से डिफर होते हैं। जैसे कि ग्रोथ है तो फिजिकल एस्पेक्ट में इसको देखा जाता है, साइज में, लेंथ में, हाइट में, वेट में जो चेंजेस आते हैं वो ग्रोथ में इंक्लूड किए जाते हैं। जबकि डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये सभी एस्पेक्ट को कवर करता है, चाहे वो फिजिकल तौर पे हो, कॉग्निटिव लेवल पर हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट हो। देन ग्रोथ जो है एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ग्रोथ बच्चे की जो है एक नेचुरल फॉर्म में होती है, और जब एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होने के बाद ये जो है रुक जाती है, एक मेच्योरिटी की स्टेज पर आकर बच्चे की फिर ग्रोथ नहीं होती है। डेवलपमेंट जो है एक नेचुरल प्रोसेस भी है और सोशल प्रोसेस भी है, क्योंकि नेचर के द्वारा भी बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है। वो जिस सराउंडिंग में है, जैसे नेबरहुड में है, जैसे फ्रेंड सर्कल में है, वैसे भी उसका जो है सोशल डेवलपमेंट होता रहता है। ग्रोथ स्टॉप एट द सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। तो बताया गया है जैसा कि आपको कि ग्रोथ जो है एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद में रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ये वॉर्म टू टॉर्म की कंडीशन होती है। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक ये डेवलपमेंट चलता रहता है, क्योंकि इंसान अपनी होल लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में रहे। देन नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, इट स्टॉप्स व्हेन द मेच्योरिटी हैज़ बीन अटेंड। जब बच्चे में मेच्योरिटी आ जाती है तो उसकी ग्रोथ रुक चुकी होती है, यानी कि फिर उसमें जो है फिजिकल एस्पेक्ट में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट डज नॉट एंड एट द अटेनमेंट ऑफ द मेच्योरिटी। डेवलपमेंट जो है मेच्योरिटी के अटेनमेंट पर रुकता नहीं है, बल्कि इसमें कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं एक ह्यूमन की होल लाइफ के दौरान। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है। जबकि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। इसके हम ट्रेड्स देखते हैं, इसके जो है गुड देखे जाते हैं। ग्रोथ इज लिमिटेड टू हाइट एंड वेट। ग्रोथ जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हाइट और वेट तक ही लिमिटेड रह जाता है। जिन चीज़ों को मेजर करते हैं उन्हीं चीज़ों तक ये लिमिटेड होता है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो ऑल ओवर चेंजेस को दिखाता है एक इंडिविजुअल में। ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ग्रोथ को एक पार्ट कहा जाता है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट का ही। जबकि जो डेवलपमेंट है एक वाइडर कॉन्सेप्ट हो जाता है और कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें हर तरह का डेवलपमेंट, हर तरह के चेंजेस को इन्वॉल्व किया जाता है एक ह्यूमन में। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज देखा जाता है। ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन बॉडी में जो चेंजेस होते रहते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। लाइफ ऑफ सफेलोकॉडल, प्रिंसिपल ऑफ सफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी। इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रिंसिपल में इसको शामिल किया गया है, क्योंकि बच्चा जब ग्रो करता है तो या तो वो सफेलोकॉडल फॉर्म में करता है, यानी कि हेड टू टो उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी ग्रोथ होती है, या फिर वो प्रॉक्सिमोडिस्टल वे में करता है, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी। पहले बच्चे में जो है सेंटर के फॉर्म जो है डेवलप करते हैं, फिर उसके हैंड वर्क करने लगते हैं, तो इस तरह से जो है पेरिफेरी पर वो आता है। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। तो बच्चा पहले जर्नल वर्क करता है, देन स्पेसिफिक वे में आता है, स्पेसिफिक चीज़ों को परफॉर्म। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ चेंज आ जाता है। चेंज का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि बच्चे में चेंजेस होते रहते हैं, उसके साइज में, उसके बिहेवियर में, उसके इमोशंस में, मोटर लेवल पर। तो इस तरह से यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ चेंज वर्क करता है। देन प्रिंसिपल ऑफ सफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी की बात की गई है। तो यहाँ पर जो बच्चे का डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है वो पहले तो सफेलोकॉडल फॉर्म में होती है, यानी कि हेड टू टो होती है। सबसे पहले बच्चे का कंट्रोल अपने हेड पे होता है, हेड को संभालना सीखता है वो। देन क्रॉल करना सीखेगा, देन सिट करना सीखेगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बच्चे में जो पैटर्न होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। देन प्रॉक्सिमोडिस्टल में ये हो जाता है कि सेंटर टू पेरिफेरी उसका डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले बच्चे जो है अपने बीच वाले दांतों से खाना सीखते हैं, देन साइड वाले दांतों को जो है यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि हार्ट से हैंड की ओर, इस तरह से जो है उसका डेवलपमेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम
जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी कि बच्चा पहले जर्नल वे में रिस्पॉन्स देता है, देन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज को स्टोर करता है। जैसे आप किसी टैडी को दीजिए उसे, फिर वो उस टैडी को लेकर एक जर्नल सा रिस्पॉन्स देगा, हल्की सी स्माइल देगा, लेकिन जब वो उस टैडी के साथ में रहने लगता है, उसको जानने लगता है, तो वो उसके लिए जो है एक पर्सनल वे में हो जाता है, तब उसके लिए उसका रिस्पॉन्स भी स्पेसिफिक हो जाता है। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन की बात करते हैं, तो हर तरह का जो डेवलपमेंट बच्चे में होता है वो एक दूसरे से रिलेट करता है यहाँ पर, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो या इमोशनल डेवलपमेंट हो। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है बच्चों में देखा जाता है, जो वो उसको जज करने के लिए अगर किसी बच्चे का एक्सरे कराया जाए, उसके रिस्ट का जो है एक्सरे कराया जाए, तो एक अप्रॉक्सीमेट उसकी हाइट को जो है प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी कहते हैं। देन नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे का ब्रेन जो है मैच्योर करता है वो 6 to 8 ईयर में हो जाता है, लेकिन उसके हैंड, फीट और नोज जो है वो उनका मैक्सिमम साइज जो ग्रो करता है वो अर्ली एडोलेसेंस एज में होता है, जबकि जो हार्ट है, लीवर है और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सब जो है ग्रो करते हैं एडोलेसेंस एज तक। तो इस तरह से यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का सेंस ये हो जाता है कि बच्चा जो है कंटिन्यूअसली डेवलप किया जा करता है, चेंजेस आया करते हैं उसमें, किसी स्टेज पर वो फास्ट वे में डेवलप करता है, किसी स्टेज पर वो स्लो वे में करता है। देन नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसलिए कहे गए हैं क्योंकि एक जो ह्यूमन बॉडी है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही प्रोडक्शन होती है, तो इस तरह से यहाँ पर उसमें ये इन्वायरमेंट जो है और हेरिडिटी जो है वो उसे एक दूसरे से अलग करता है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट रेट्स में बच्चे डेवलप करते हैं और इसीलिए इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस लाए होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जैसे कि आइज़ का कलर, हेयर, बॉडी कंपोजिशन, स्किन टोन क्या है। देन बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, हाइट, वेट, स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर को जो है डिफर करते हैं। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि बच्चे के फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, सोशल इन्वायरमेंट कैसा दिया जा रहा है और उन्हें साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे जो है उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है अफेक्टेड होता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कैसे दिए जा रहे हैं, फूड कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चे को, इससे भी उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज होती है इन्फेंसी की, जो कि 0 से लेकर 2 या 3 ईयर तक की होती है, तो ये जन्म से लेकर 3 साल तक की अवस्था होती है। देन नेक्स्ट वन इज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड स्टेज जो है वो 3 to 12 ईयर की तक की होती है। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेज हो जाती है अडोसेलेंस स्टेज, किशोरावस्था इसको कहते हैं, ये 12 साल से लेकर 18 साल तक की अवस्था होती है। नेक्स्ट स्टेज जो होती है बच्चों में वो अडल्टहुड की होती है, तो ये जो अवस्था होती है वो 18 to 60 ईयर तक की होती है। फिर उसके बाद ओल्ड एज आती है, ओल्ड एज जो है 61 ईयर से लेकर जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक की जो है लाइफ होती है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं, यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञान से रिलेटेड होता है, यहाँ पर मस्तिष्क से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होता है बच्चे में उसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू द एडोसेलेंस टू अडल्टहुड। तो यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की थॉट प्रोसेस से रिलेटेड होता है, इसमें जो है बच्चे का रिमेंबर करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसमें किसी प्रॉब्लम में डिसीजन लेना, ये शामिल होता है और ये हर एक स्टेज पर डेवलप होता चला जाता है। बच्चे की चाइल्डहुड से लेकर चाहे वो एडोलेसेंस एज हो या अडल्टहुड हो, धीरे धीरे उसका कॉग्निशन लेवल ग्रो करता जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ हिज वेरियस मेंटल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उसमें उसके वेरियस जो है अलग अलग तरह के मेंटल प्रोसेस को डेवलप किया जाता है, अलग अलग तरह की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया जाता है उसमें जो है, ताकि बच्चा किसी भी इन्वायरमेंट को या किसी भी सिचुएशन को समझ सके और उसमें एडजस्ट कर सके, ताकि वो हर एक प्रॉब्लम को टैकल कर सके खुद ही। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, तो यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं डेवलपमेंट अकर्स थ्रू द स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन एंड पर्पसफुल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर जो बच्चे में डेवलपमेंट होता है वो 3 स्टेजेस के थ्रू हो जाता है। यहाँ पर रिफ्लेक्सेस का मतलब हो जाता है कि बच्चे को अगर आप उंगली पकड़ाते हैं तो वो उंगली हाथ से ग्रैब कर लेता है, अगर हाथ देते हैं तो वो उठने की कोशिश करता है, अपने आप को धनुष की तरह ताड़ देता है, तो ये रिफ्लेक्सेस के थ्रू बच्चे के कॉग्निशन में डेवलपमेंट होता है। देन वॉलेंट्री एक्शन का मतलब हो जाता है कि अब बच्चा
सोचता भी है और उसको एक्ट भी करता है, उसको करने की कोशिश भी करता है। पर वो पर्पसफुल एक्टिविटीज़ का मतलब हो जाता है कि अब उसके दिमाग में जो चलता है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस से रिलेटेड है, कुछ वो करना चाह रहा है। द नेक्स्ट हो जाता है स्पीड ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पर बच्चे का जो संज्ञान डेवलप होता है वो एक यूनिफॉर्मिटी में ना होकर बल्कि जो है इन्फेंसी और एडोसेलेंस एज में पीक पर होता है, यानी कि बच्चा जब छोटा होता है तब ये सबसे ज़्यादा होता है, और जब वो किशोरावस्था में होता है तब उसके मस्तिष्क का विकार सबसे ज़्यादा होता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है इसकी डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट लगातार बढ़ता जाता है, उसकी नॉलेज का डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। वो किसी भी जो है इन्फॉर्मेशन को सुनता है, उसको अटेंशन पे करता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है, फिर उस सारी इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करेगा, इमेजिनेशन थॉट्स को डेवलप करेगा, उस पर सोचेगा, अपनी रीजनिंग बिठाएगा। तो इस तरह से उसमें जो है अपने मोरल आइडियाज़ को सेट करता है बच्चा पूरे थॉट्स में लेकर। देन नेक्स्ट हो जाता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं बच्चे में। स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर प्याजे ने जो कॉग्निशन डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसमें इन्होंने 4 स्टेजेस में बच्चे का डेवलपमेंट बताया है, जिसकी आगे हम बात करेंगे। तो इस तरह से एक स्पेसिफिक पैटर्न में बच्चे का डेवलपमेंट होता है इनके अकॉर्डिंग। देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है हर एक बच्चे के मस्तिष्क का लेवल अलग है, इंटेलिजेंस लेवल अलग है। इस तरह से उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो भी डिफरेंट हो जाती है। तो उनकी इमेजिनरी पावर भी अलग अलग हो जाती है, उनके लॉजिक्स को बिठाने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट यहाँ पर प्याजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसको समझेंगे। इसमें इन्होंने 4 तरह की स्टेजेस में इसको कैटेगराइज किया था। प्याजे ने स्कीमा की बात की है। स्कीमा का मतलब हो जाता है कि किसी एक चीज़ के लिए अपने अपने दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट बिठा रखा है, क्या नॉलेज है उसके बारे में, उसे ही हम स्कीमा कहते हैं। तो ये सेट ऑफ नॉलेज होती है जो एक इंडिविजुअल के दिमाग में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है। देन प्याजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी उसमें पहली स्टेज इन्होंने कैटेगराइज की थी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है। इसमें जो इन्फेंट होता है यानी कि जो शिशु होता है वो अपने सेंसेस के थ्रू जो है हर चीज़ को महसूस करता है। उसके जो फिजिकल एक्शंस हैं वो उसके जो है रिफ्लेक्शन के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चे में जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें वो अपने सेंसेस के थ्रू ही चीज़ों को समझता है और उसके सेंसेस के थ्रू ही अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस भी करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 साल से 7 साल तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चे में सिंबॉलिक थॉट्स डेवलप हो चुके होते हैं, यानी कि जो बच्चा समझता है वो सिंबल्स के थ्रू चीज़ों को समझने लगता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस एस्टैब्लिश हो चुकी होती है बच्चे में। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब हो जाता है कि ये कौन-सी वस्तु है, वो किस चीज़ को देख रहा है और वो जो है एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती है। इन सारी चीज़ों में बच्चे को कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं होती है। तो इस तरह से बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका होता है। द चाइल्ड कैन नॉट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वो किसी एक ऑब्जेक्ट को देखकर जैसे वो बाल्टी देख रहा है तो उसकी हाइट और उसकी विड्थ को नहीं समझ पाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इतनी अंडरस्टैंडिंग बच्चे में नहीं आती है। देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 साल से 11 साल तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चे लॉजिक लगाने लगते हैं, कॉन्क्रीट फॉर्म में जो है चीज़ों को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि किसी एक फिजिकल एस्पेक्ट को देखकर उसके हाइट, वेट, लेंथ, विड्थ इन सारी चीज़ों को जो है बच्चा समझ सकता है। देन यहाँ पर बच्चा रिवर्सिबल थॉट्स को भी मेंटेन कर सकता है, यानी कि जैसे यहाँ पे बच्चे में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है कि वो बर्फ़ से पानी कैसे बनता है और पानी से बर्फ़ कैसे बनती है, इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं अपने मेंटल थॉट्स के थ्रू। देन यहाँ पर बच्चे में कंजर्वेशन की भी थिंकिंग हो चुकी होती है। देन नेक्स्ट स्टेज लास्ट स्टेज जो होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। ये 11 साल से लेकर 15 साल तक की या 18 साल तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। इसकी जो है लॉजिकल थिंकिंग जो है वो अब्स्ट्रैक्ट थॉट्स के लिए भी डेवलप हो चुकी होती है। यहाँ पर बच्चा अगर किसी चीज़ को नहीं भी देखता है, किसी एक ऑब्जेक्ट को नहीं देखता है, तब भी उसके बारे में इमेजिनरी थॉट्स क्रिएट कर सकता है, अपनी सोच जो है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है इसमें बच्चे की, यानी कि वो तर्क वितर्क हर चीज़ में जो है करने में निपुण हो चुका होता है यहाँ पे। तो इस तरह से 4 स्टेजेस थी ये। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है यहाँ पर कि कैसे अब बच्चे जो है अपने माइंड से भी डेवलप कर रहे हैं और सोशल फॉर्म में भी डेवलप कर रहे हैं।
तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया, साइको सोशल डेवलपमेंट रिफर्स टू हाउ पर्सन इंडिविजुअल नीड्स मैच विद द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल की अपनी नीड और उसकी जो है सोसाइटी में नीड्स कैसे ये जो है फुलफिल करता है एक दूसरे को, और उसके बाद कैसे उन डिमांड्स को फुलफिल कर रहा है बच्चा। तो इस तरह से इंडिविजुअल जब अपनी सोसाइटी में रहकर उन सारी नीड्स को फुलफिल करता है और सोसाइटी की नीड्स के साथ में फुलफिल करता है, तो उनको हम साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी में इंक्लूड करते हैं। एरिक एरिक्सन ने इस थ्योरी को दिया था साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी भी इसे कहा जाता है। देन यहाँ पर ये जो थ्योरी है इसमें बताया गया कि कैसे जो है इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक बच्चा डेवलप होता है। 8 स्टेजेस में इन सारी जो है डेवलपमेंट को कैटेगराइज किया गया। ये स्टेजेस किस तरह से यहाँ पर एरिक एरिक्सन के द्वारा बताई गई हैं, उन्हें समझ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर एरिक एरिक्सन ने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को बताया है। ये जो स्टेज होती है वो 1 साल तक की अवस्था होती है। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो ट्रस्ट करना सीख जाता है कि जो उसकी ज़्यादा केयर कर रहा है, जैसे बचपन में बच्चे की जो ज़्यादा केयर करता है वो उस पर ज़्यादा बिलीव करता है, उसके साथ में ज़्यादा रहना चाहता है। अगर बच्चा रो रहा होता है तो उसकी गोदी में जल्दी से शांत हो जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है कि अब बच्चे में पूरी तरह से ट्रस्ट हो चुका है कि अगर मैं इनके पास हूँ तो मैं सेफ़ हूँ। तो इसीलिए बच्चे अपनी माँ के लिए ज़्यादा रोते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज में जो मिसट्रस्ट की अवस्था है, ट्रस्ट के बारे में आपने जाना, जो ज़्यादा बच्चे को केयर करता है उसमें वो ट्रस्ट डेवलप कर लेता है। लेकिन अगर उसका ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाता है तो यहाँ पर जो है उसमें इनसिक्योरिटी हो जाती है, बच्चे में एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, वो कहीं पर भी जो है रिलैक्स फॉर्म में नहीं रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक पॉजिटिव फॉर्म में जो है एरिक एरिक्सन ने बताया है और एक निगेटिव फॉर्म में बताया है। अपनी 8 स्टेजेस में इसी तरह से उन्होंने चाइल्ड का डेवलपमेंट डिफाइन किया है। देन सेकेंड स्टेज इन्होंने डिफाइन की है यहाँ पर ऑटोमेसी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम की। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम का सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर जो बच्चा है वो अब थोड़ा-थोड़ा जो है इंडिपेंडेंट होने लगता है, चलना सीख जाता है, खेलना सीख जाता है, अपनी चीज़ों को समझना सीख जाता है, क्या उसे पहनना है, क्या खाना है। तो इन सारी चीज़ों पे बच्चा जो है यहाँ पर डेवलप कर देता है। उसके बाद अगर इन सारी चीज़ों के लिए उसे सपोर्ट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, तो उसमें जो है ये जो इंडिपेंडेंस है वो इंक्रीज़ होती जाती है। उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उसके बाद जो है आगे की लाइफ के लिए वो इंडिपेंडेंट हो जाता है अपनी चीज़ों को करने के लिए। वहीं पर अगर हम बच्चे को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर देते हैं इन सारे कामों के लिए और उस पे ज़्यादा कंट्रोल दिखाया जाता है, ओवर उसे कंट्रोल किया जाता है कि ये ना करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, तो यहाँ पे बच्चा जो है इन सारी एबिलिटीज़ को करने के लिए इनएडिक्वेट हो जाता है, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम होता है, वो ओवरली डिपेंडेंट हो जाता है अपनी फैमिली पर। तो इस तरह से बच्चे में सेम की फीलिंग जो है डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज आती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की जो स्टेज है इसमें बताया गया कि अब ये जो बच्चा है वो यहाँ पर 3 साल से लेकर 6 साल तक का होता है और ये किसी भी काम को करता है तो एक पर्पसफुल वे में करता है। तो इसमें जो है इस स्टेज में बच्चे में जो है एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट हो चुका होता है। अब वो गेम्स में इंटरेस्ट लेने लगता है, दूसरों के साथ में खेलने लगता है, सेंस ऑफ इनिशिएटिव आ जाता है, सिक्योर फील करने लगता है दूसरे लोगों के साथ में भी। तो इस तरह से जो है हर एक काम को करता है अगर वो, तो उसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न होता है, एक पर्पज़ होता है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर इसी सारी चीज़ों को बच्चे को पे रोक-टोक दिखाया जाता है, उसके थॉट्स को कंसीडर नहीं किया जाता है, उसको हर टाइम पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, तो बच्चे में गिल्ट की भावना आ जाती है। अब यहाँ पर वो किसी भी काम को खुद से नहीं कर पाता है, सेल्फ एस्टीम उसकी जो है वो खो चुकी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो जाता है गिल्ट का। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर 4th नंबर पर आ जाती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी की। ये जो अवस्था होती है वो 6 साल से 12 साल तक की अवस्था होती है। इस स्टेज में जो है बच्चा स्कूल में होता है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेता है यहाँ पर। तो इस तरह से जो भी वर्क करता है वो एक प्रोजेक्टिव फॉर्म में करता है, उसको कंप्लीट करता है और बच्चा उन सारी गोल्स को अचीव करने के बाद में खुश होता है। तो इस तरह से इस स्टेज में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी की स्टेज में जो उसकी टीचर होती है वो बहुत जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उससे डेवलप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चा जो है स्कूल में बिताता है। इस तरह से यहाँ पर बच्चे को अगर इनकरेज किया जाता है उसके सारे रिस्पॉन्सेज़ के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए और उसे रीइंफोर्स किया जाता है, हर एक चीज़ के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, तो इस यहाँ पर बच्चे में इंडस्ट्री की फीलिंग डेवलप होती है, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पा रहा है। लेकिन अगर वहीं पर हम बच्चे को उत्साहित नहीं करते हैं, उसको इनकरेज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो है बच्चे को अगर पेरेंट्स और टीचर जो है रिस्ट्रिक्ट किए दे रहे हैं, तो बच्चे में इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग आ जाती है। वो अपने आप को दीन भावना से देखने लगता है, अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करने लगता है और अपने पोटेंशियल्स पर जो है डाउट करने लगता है। नेक्स्ट स्टेज देखेंगे यहाँ पर
फिफ्थ स्टेज होती है ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, जैसा कि नेम से ही सजेस्ट होता है कि ये 18 साल से लेकर 40 साल तक की 18 साल 12 साल से लेकर 18 साल तक की अवस्था होती है। एडोलसेंस स्टेज में बच्चा यहाँ पर होता है, वो अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना चाहता है यहाँ पर कि वो उसकी खुद की पहचान क्या है। तो इस तरह से बच्चा जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अपने फ्यूचर को, करियर को, रिलेशनशिप को, फैमिली को, हाउसिंग को, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहता है। यहाँ पर एक्सप्लोर करता है बच्चा यहाँ पर उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को जिनके थ्रू वो अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर सके, और उसके बाद उन सारे आउटकम्स के थ्रू वो देखता है कि वो जिस पर्पज़ पर को पाना चाहता था उसको अचीव कर पा रहा है या नहीं। तो अपने करियर के लिए यहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा एगर होता है। इस तरह से अगर इन सारी चीज़ों को नहीं पा पाता है, अपने करियर को अचीव नहीं कर पाता, तो उसके अंदर रोल कन्फ्यूज़न आ जाता है कि मैं आया ही क्यों हूँ, मैं मतलब मेरा अस्तित्व ही क्या है। उसे पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं ग्रो अप करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँ। तो इस तरह से रोल कन्फ्यूज़न बच्चे में डेवलप हो जाता है। सिक्स्थ स्टेज यहाँ पर होती है वो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की होती है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की जो स्टेज होती है, इसमें बच्चे की एज 18 साल से 40 साल तक की होती है। ये अर्ली अडल्टहुड की जो है कंडीशन होती है। इसमें बच्चा लव और एफिलिएशन फील करता है, यानी कि अब बच्चे की शादी होती है, अपने जो है मैरिज को वो संभालता है, अपने बच्चों को देखता है। तो इस तरह से ये जो स्टेज होती है यहाँ पर, इसमें बच्चे जो है केयर करना सीख जाते हैं, दूसरे को कंफर्टेबल करना सीख जाते हैं, अपने फैमिली को देखना सीख जाते हैं। देन वहीं पर अगर उनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है तो उनमें जो है आइसोलेशन की भावना आ जाती है। वो हर चीज़ को करने के लिए डर जाते हैं, अपने रिलेशंस को नहीं संभाल पाते हैं, अकेले हो जाते हैं, या डिप्रेशन में कई बार चले जाते हैं। देन सेवन्थ स्टेज जो होती है वो क्रिएटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की स्टेज होती है। इस स्टेज में बच्चे की जो एज होती है, अडल्ट की जो एज होती है, वो यहाँ पर 40 साल से 65 साल तक की होती है। अब जो है अपने वर्क को देखते हैं, अपने जो है बच्चों को देखते हैं, यहाँ पर पेरेंटहुड की जर्नी उनकी हाईएस्ट पे होती है। तो इस तरह से उनमें ये देखा जाता है कि वो अपनी लाइफ में, अपने करियर में कितना सक्सेस हैं, अपने रिलेशनशिप को कैसे संभाल रहे हैं, अपनी फैमिली को कैसे संभाल रहे हैं। तो इस तरह से एक बिगर पिक्चर में वो अपने लाइफ को देखते हैं। तो यहाँ पर उनके प्रोडक्टिव वर्क को कंसीडर किया जाता है, कम्युनिटी में कैसे जो है एक्टिविटीज़ वो प्ले कर रहे हैं, कम्युनिटी में उनका क्या रोल है। अगर इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को या ऑब्जेक्टिव्स को नहीं पा पाता है बच्चा, तो वो अपने आप को अनप्रोडक्टिव फील करता है। यहाँ पर वो अपने आप को सही नहीं फील करता है, स्टैग्नेशन की उसमें फीलिंग आ जाती है। देन एट्थ स्टेज जो होती है वो ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की होती है। यहाँ पे जो है 35 साल के ऊपर इंडिविजुअल आते हैं। तो ये जो स्टेज होती है वो सीनियर सिटीजन की स्टेज होती है। इसमें उनकी प्रोडक्टिविटी स्लो डाउन हो चुकी होती है। वो अपनी लाइफ को एज अ रिटायर्ड पर्सन के तौर पर देखते हैं कि वो जिन सारे गोल को अचीव करना चाहते हैं उनको अचीव कर पाए हैं या नहीं। अगर कर पाए होते हैं तो उनमें एक सक्सेसफुल लाइफ की फीलिंग होती है, इंटीग्रिटी की भावना डेवलप होती है। और अगर यही नहीं अपने गोल को अचीव कर पाए होते हैं तो वो अनप्रोडक्टिव फील करते हैं, वो अपने आप को अनसक्सेसफुल फील करते हैं, होपलेस हो चुके होते हैं, कई टाइम पर यहाँ पर डिप्रेशन में जा चुके होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 8 स्टेजेस डिस्क्राइब की गई थी, और ये जो है पूरा गेस फॉर्म में हो जाता है यहाँ पर कि एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें 8 स्टेजेस हैं। ये उनकी एज दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और किस स्टेज पर क्या टास्क बच्चा परफॉर्म करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चार्ट के थ्रू प्रेजेंट की गई है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी हो जाती है। मोरल डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चाइल्ड में उसके प्रॉपर एटीट्यूड को, बिहेवियर को डेवलप करता है उसकी सोसाइटी के लिए, या सोशल और कल्चरल नॉर्म्स के लिए, या रूल्स और वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें उसके एटीट्यूड और बिहेवियर को एक जो है एडिक्वेट फॉर्म में डेवलप किया जाता है। यहाँ पर बच्चे के जो है मोरल वैल्यूज़ को डेवलप किया जाता है, एथिकल वैल्यूज़ को डेवलप किया जाता है। सिगमंड फ्रॉइड ने इसकी एक डेफिनेशन दी थी, मोरालिटी इज़ रूटेड इन द अवॉइडेंस ऑफ गिल्ट एंड सेम। मोरालिटी जो है एक तरह से जड़ होती है अवॉइडेंस ऑफ गिल्ट एंड सेम, जब हम गिल्ट और सेम को अवॉइड कर देते हैं। इट्स डेवलपमेंट इज़ आर प्रोडक्ट ऑफ सुपर ईगो। और हम डेवलपमेंट किसका करते हैं यहाँ पर? सुपर ईगो का। सुपर ईगो का मतलब ये हो जाता है कि जो ट्रूथ है वही ट्रूथ है, मतलब उसका जो एक फॉर्म है, एक जो पैटर्न है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है कि ये एक यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है, इसे किसी को भी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी गई थी कोलबर्ग के द्वारा, उस थ्योरी को हम समझेंगे। कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पर मोरल
डेवलपमेंट की बात की है, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड, बी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग आते हैं। लेकिन लॉरेंस कोलबर्ग जो है वो एक फेमस यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट रहे हैं मोरल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इन्होंने इनिशियली तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर स्टार्ट किया था, लेकिन फिर इन्होंने अपनी फील्ड चेंज की, मोरल एजुकेशन पर इन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप किया। तो इस तरह से यहाँ पर कोलबर्ग जो थे वो एक तरह से डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर जाने गए। इन्होंने 3 तरह के लेवल्स को दिया और 6 स्टेजेस में उसको कैटेगराइज किया था। तो इस तरह से यहाँ पर उनके जो लेवल्स थे वो 3 थे कोलबर्ग के, जिसमें पहला लेवल हो जाता है प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो ये 3 जो है लेवल्स हैं यहाँ पर, और हर एक लेवल में 2 स्टेजेस इन्होंने कैटेगराइज की हैं। तो 3 लेवल और 6 स्टेजेस में इनकी थ्योरी डिस्क्राइब की जाती है। कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, इसमें पहला लेवल हो जाता है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसकी पहली स्टेज है यहाँ पर ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की स्टेज। तो यहाँ पर अगर बच्चा अच्छे परफॉर्मेंस करता है तो उसको जो है रिवॉर्ड मिलता है, और उसके बाद अगर वो कुछ गलत करता है तो उसको जो है पनिश किया जाता है। तो वो बच्चा अवॉइड करता है कि उसको किसी भी तरह की पनिशमेंट मिले, किसी भी तरह का वो गलत कार्य करे। देन प्री कन्वेंशनल लेवल में ही सेकेंड स्टेज आ जाती है इंडिविजुअलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड एक्सचेंज की। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो रिकॉग्नाइज करता है कि कैसे डिफरेंट पर्सन्स में डिफरेंट जो है पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफ़र होता है, तो उनकी थिंकिंग भी डिफ़र होती है यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चे जानते हैं कि अब जो है इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफ़र है, तो उनकी जो है व्यू पॉइंट भी डिफ़र है यहाँ पर। तो हर एक इंडिविजुअल एक जैसे नहीं सोचते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखा गया कि बच्चा जो है अब ये चीज़ समझ चुका होता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट थिंकिंग रखता है, यहाँ पर सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर जो जैसा जिसके लिए करता है उसके साथ वैसा ही बिहेव किया जाता है। म्यूचुअल एक्सचेंज की ये जो है स्टेज होती है कि तुम जैसा मेरे साथ करोगे वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूँगी। देन सेकेंड यहाँ पर कन्वेंशनल लेवल आ जाता है। कन्वेंशनल लेवल का मतलब हो जाता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं। थर्ड स्टेज है ये। तो थर्ड स्टेज में बताया गया कि गुड बॉय या गुड गर्ल बनने के लिए जो यहाँ पर जो है काम करते हैं बच्चे, और इसमें जो है दूसरों के अप्रूवल से वो बहुत प्रेज होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। देन इसमें जो कन्वेंशनल लेवल पर फोर्थ स्टेज है वो मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर की आती है। इसमें बच्चे सोसाइटी के रूल से अवेयर होते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है उन सारे जजमेंट्स को फॉलो करते हैं और गिल्ट को यहाँ पर अवॉइड करते हैं, रूल्स को वैल्यूज़ को मानते हैं यहाँ पर सोसाइटी की। देन यहाँ पर लास्ट लेवल हो जाता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में फिफ्थ स्टेज है यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। नेक्स्ट पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि इसमें जो रूल्स बने हुए हैं, रूल्स और लॉज, उनके बारे में जो है चिल्ड्रन जान चुके होते हैं और उनको जानते हैं कि ये जो रूल्स हैं और ये जो लॉज हैं इनके जो है अगेंस्ट अगर जाते हैं तो उसमें क्या एक्शंस हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सिक्स स्टेज और लास्ट स्टेज आ जाती है पोस्ट कन्वेंशन लेवल में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो बच्चे का खुद का मोरल वैल्यू होता है वो डेवलप हो चुका होता है। यहाँ पे वो इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, जस्टिस और इक्वालिटी की बात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेज बाय स्टेज होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जंप कर देंगे। तो इस तरह से ये 6 स्टेजेस और 3 लेवल्स में कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट यहाँ पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखेंगे मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी का। तो फर्स्ट इम्प्लीकेशन इसका हो जाता है एजुकेशन में कि मेंटेनिंग द गुड कंपनी। तो यहाँ पर बच्चे को सेलेक्टिव अप्रोप्रिएट कंपनीज दी जाती हैं जिनके थ्रू वो अपना जो है एक्सीलेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक जो है अपनी मोरालिटी को एक गुड एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं यहाँ पर मोरालिटी का। देन नेक्स्ट यहाँ पर इम्प्लीकेशन हो जाता है प्रोवाइड अ केयरिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पर बच्चे को एक कैरेक्टर फॉर्मेशन का या जो है केयरिंग रिलेशनशिप का जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। टीचर्स उनको जो है एक इनकरेजिंग रिलेशनशिप देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन हो जाता है मोरल डेवलपमेंट का कि डेवलप करता है ये सोशल एंड इमोशनल स्किल्स को। सोशल एंड इमोशनल स्किल्स का डेवलपमेंट जो है एक क्रूशियल स्टेज होती है यहाँ पर स्कूल सक्सेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सोशली और इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपने पेयर ग्रुप से, अपने स्कूल के स्टूडेंट से। तो ये उनकी एवरीडे लाइफ का जो है पार्ट हो जाता है। वो एक दूसरे से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, स्कूल की अचीवमेंट्स को जो है देखते हैं, कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट का जो है रेजोल्यूशन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग जो है एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं और कोऑपरेटिव बनते हैं। द नेक्स्ट इम्प्लीकेशन हो जाता है इसका टीचिंग फॉर द एक्सपर्टीज़ एंड परफेक्शन। तो यहाँ पर जो है बच्चे को दिस इज़ द परफेक्ट टूल
एक तरह से ये परफेक्ट टूल जो है बताया जाता है टीचिंग, कि इसके थ्रू ही बच्चे में हम परफेक्शन ला सकते हैं, हर एक टास्क को कंप्लीट करा सकते हैं, उसमें एक्सपर्टीज़ को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को एक तरह से रोल मॉडल के तौर पर दिया जाता है। टीचिंग में आपने देखा होगा कि बीएड के दौरान जो है आपको सिमुलेशन टीचिंग कराई जाती है, वो एक तरह से रोल मॉडल के तौर पर काम करता है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाता है कि अगर आप टीचर होंगे तो कैसे पढ़ाएंगे यहाँ पे। देन एक्सपर्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है, यहाँ पर थिंकिंग पावर उनकी इंक्रीज़ की जाती है, फ़ोकस उनका इंक्रीज़ किया जाता है। तो इस तरह से एक एथिकल बिहेवियर को जो है इंक्रीज़ किया जा सकता है बच्चे के। टीचिंग सेल्फ रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट के थ्रू ही बच्चे में जो है सेल्फ रेगुलेशन को डेवलप करते हैं, उनमें जो है डेवलपमेंट को जो है बढ़ावा दिया जाता है। इंडिपेंडेंटली वो अपनी स्किल्स को कैसे जो है एनहांस कर सकते हैं, सेल्फ एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए बच्चे को अवेयर किया जाता है। इस तरह से जो है बच्चा यहाँ पर अपने आपको जो है डेवलप करता है और अपनी सारी स्किल्स को डेवलप करता है। देन यहाँ पर नेक्स्ट इम्प्लीकेशन इसका हो जाता है गोल ओरिएंटेशन का। गोल ओरिएंटेशन का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट के थ्रू ही बच्चे अपने गोल्स को सेट करते हैं और उनको अचीव कर पाते हैं, कि उनकी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है। देन एम्फेसाइजेज ऑन अंडरस्टैंडिंग, तो इस थ्योरी का पूरा जो एम्फेसाइज होता है, पूरा जो फोकस होता है, वो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में होता है, कि ह्यूमन जो है वो एक दूसरे को समझ सके, यहाँ पर बच्चे जो है एक दूसरे को समझ सकें यहाँ पर। तो इस तरह से उनमें अंडरस्टैंडिंग का जो है डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये जो है इम्प्लीकेशन हो जाता है इस थ्योरी का। ये यूनिट यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।